से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और दोनों ऋषभ के घर जाते हैं, जहाँ ऋषभ की माँ निशा और पिता दर्शन होते हैं और दोनों को हाथ पकड़े हुए आता देखकर निशा बोलती है, विशु कहाँ था बेटा, और तूने ये सामने वाली चुड़ैल की बेटी का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? माँ पापा, मैं और ऋषिका एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए हमने शादी कर ली है। ये सुनकर तो जैसे निशा की दुनिया ही हिल जाती है और वो गुस्से में बोलती है, अपनी जुबान को लगाम दे नालायक, तुझे प्यार भी हुआ तो किससे? उस चुड़ैल कामनी की बेटी से, जो मुझे फूटी आँख नहीं भाती। मैं इस शादी को नहीं मानती। ए लड़की, निकल जा यहाँ से। कैसी बातें करती हो निशा, सुना नहीं तुमने, बच्चों ने शादी कर ली है। हाँ, हमारी मर्जी के खिलाफ जरूर गए हैं, लेकिन इस बेचारी का क्या कसूर? कसूर ये है कि ये कामिनी की बेटी है, उस कामिनी की जिससे मैं नफरत करती हूँ। मैं इसे अपनी बहू कैसे मान लूँ? सासू बस कीजिए, जितनी नफरत आप मेरी माँ से करती है ना, उससे कहीं ज्यादा नफरत मेरी माँ आपसे करती है। फिर भी मैं उनके खिलाफ खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे ऋषभ से बहुत प्यार है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। निशा, जो भी हो, पर अब ऋषिका हमारी बहू है। भलाई इसी में है कि हम इन्हें अपना आशीर्वाद दे दे। जो आपको ठीक लगे वो करिए, पर मैं बेमन से इन्हें अपना आशीर्वाद नहीं दे सकती, समझे आप? इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और दर्शन निशा की जगह खुद उन दोनों की आरती करता है और दोनों उसके पैर छूकर घर के अंदर आते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और इशिका एक बहू होने के नाते अपने ससुराल को अच्छे से संभालती है, लेकिन निशा उससे सीधे मुंह बात नहीं करती और बात बात पर उसे सुनाया भी करती। ऐसे ही एक दिन इशिका किचन में सफाई कर रही थी, तभी उसके हाथ से एक प्लेट गिरकर टूट जाती है और वो उसे उठाने लगती है। तभी वहाँ निशा आकर बोलती है, बहुत बढ़िया, तेरी माँ ने तो तुझे तोड़फोड़ करना ही सिखाया है। जब देखो चीजों का सत्यानाश करती रहती है। गलती से टूट गया सासू माँ, नया ला दूंगी। नया ला दूंगी? ये अकड़ किसको दिखा रही है? मुझे अपने घर में तेरी ये अकड़ नहीं चाहिए, समझी? इतना कहकर वो किचन से बाहर चली जाती है और कुछ ही देर में जब इशिका हॉल में बैठी मैगजीन पढ़ रही होती है, तभी उसकी माँ कामिनी वहाँ आती है और उसे देखकर इशिका बोलती है, माँ आप आइए ना, अंदर आइए। आप यहाँ आई, इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया ना? अब आप मुझसे नाराज नहीं हो ना? नाराज तो मैं तुझसे बहुत थी, पर कहते हैं ना, माँ की अपने बच्चों से नाराजगी पल भर की होती है, तो बस तुझे देखने चली आई। मैं बहुत खुश हूँ माँ कि आप यहाँ आई। बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। वो इतना बोलती ही है कि तभी निशा अपने कमरे से बाहर आती हुई बोलती है, अरे वो चुड़ैल की बेटी, तुझे कहा था ना मैंने कि मेरी चाय मेरे कमरे में ही। ना ना निशा, ध्यान से देख, तेरी समधन आई है। हाँ, अब जबरदस्ती रिश्ता जोड़ ही लिया है तो क्या कर सकते हैं। मैं तो अपने बेटे ऋषभ की वजह से मजबूर हूँ, वरना तुझे और तेरी इस बेटी को तो मैं अपने घर के आसपास भी ना भटकने दूँ। उसकी बातें सुनकर कामिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी इशिका उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोलती है, माँ प्लीज कोई जवाब मत देना, बात को बढ़ाने से क्या होगा, आप शांत हो जाइए बस। वही तो बात है ना निशा, तेरे चाहने से तो सब कुछ नहीं होगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, तुझे देखने आई थी सो देख लिया, अब फालतू लोगों के मुंह क्या लगना। इतना कहकर वो चली जाती है। निशा और कामिनी एक ही मोहल्ले में आमने सामने रहती थी, लेकिन एक दूसरे से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। लेकिन उनके बच्चे यानी इशिका और ऋषभ एक दूसरे से प्यार कर बैठे। वो जानते थे कि उनकी माएं उनके रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी, इसलिए उन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद इशिका की मां कामिनी तो अपनी नाराजगी छोड़ देती है, लेकिन निशा ऐसा नहीं करती, इसीलिए वो अपना गुस्सा इशिका पर ही निकालती रहती थी। ऐसे ही एक दिन इशिका सबके लिए खाने में गाजर का हलवा बनाती है, जिसे खाते ही निशा बोलती है, उस चुड़ैल ने तुझे यहाँ मुझे मारने के लिए भेजा है ना? क्या इस हलवे में तूने चीनी डाली है या चीनी में हलवा? माँ, हलवा इतना मीठा तो नहीं है, ठीक ही बना है। हाँ भगवान, कम मिठाई डाला है बहू ने, मैं भी तो खा रहा हूँ, फिर तुम्हें दिक्कत हो रही है? अच्छा, तो मतलब मैं पागल हूँ जो फालतू में झूठ बोलूंगी, है ना? ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर बात पर तुम बहू को इतना बुरा भला कहने क्यों लगती हो? हाँ माँ, जब से इशिका यहाँ आई है ऐसा लगता है आप उससे ऐसे बात करती हो जैसे उस पर अपना कोई गुस्सा निकाल रही हो। अरे इतनी ही परेशानी है तो चली जाए ना अपनी माँ के घर, और तू भी चला जा। तू जैसे बेटे की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझा? इतना कहकर वो हलवे की कटोरी को फेंककर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन इशिका अपनी माँ के घर जाकर उसे सब कुछ बताती है। तो कामिनी बोलती है, ये निशा कैसी औरत है, भला इतना कठोर भी कोई होता है क्या?
देख बेटा, तू इतना परेशान मत हो। मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। रोज रोज की काय से तो अच्छा है कि तू अलग ही हो जाए। नहीं माँ, मैं ऋषभ को सासू माँ से अलग नहीं करना चाहती। मुझे कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे हम उस घर में भी रहें और कलेश भी ना हो। अच्छा, फिर तो तू एक काम कर, इधर आ, बताती हूँ। इसके बाद कामिनी इशिका कान में कुछ बोलती है और अगले ही दिन इशिका अपना और ऋषभ का सारा सामान पैक करके हॉल में आती है और ये सब देखकर दर्शन बोलता है, बहू, तूने अपनी सास की बातों को दिल से लगा लिया क्या, जो ऐसे घर छोड़कर जा रही है? देख रहे हो ना, ये लड़की तो बस इसी दिन का इंतजार कर रही थी। जाने दो इसे जहाँ जाना है। ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं एक किराएदार के तौर पर, ताकि सासू माँ आपको मुझसे कोई शिकायत न रहे। ये क्या नौटंकी लगा रखी है? ये चुड़ैल की बेटी, घर से जाना है तो जा, फालतू की बकवास मत कर। मैं सच कह रही हूँ सासू माँ। चलिए ऋषभ जी, अपने किराए के मकान में। इतना कहकर वो ऋषभ के साथ ऊपर चली जाती है और ऐसे ही निशा की बहू अपने ही ससुराल में किराएदार बनकर रहने लगती है और ना ही वो घर का कोई काम करती और ना ही निशा से ज्यादा बातचीत करती। ऐसे ही एक दिन कुछ पड़ोसनी निशा के घर आती है और बोलती है, निशा, मैंने सुना है तेरी बहू और कोई नहीं बल्कि कामिनी की बेटी है। पर कामिनी तो 36 का आंकड़ा था ना। अरे तू क्यों खड़े मुर्दे उखाड़ रही है? निशा, तू हमें बहू से मिलवाना। तुम दोनों तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने उसे देखा ही नहीं है। अरे गली में हमेशा मटकती तो रहती थी, अब शादी के बाद क्या अलग दिखेगी? इतने में ही इशिका ऊपर से आती है और उसके हाथ में कुछ पैसे होते हैं। उसे देखकर पड़ोसन बोलती है, लो, बहू तो खुद ही नीचे आ गई। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप दोनों? अरे आप यहाँ तक आई है तो थोड़ा और मेरे घर तक भी चलिए ना। अरे बहू, कैसे कर रही है? हम तेरे घर पर ही तो आए हैं। अच्छा, मुझे लगता है तू अपने कमरे में आने की बात कर रही है ना? नहीं आंटी जी, मेरा घर तो ऊपर वाले फ्लोर पर है। ये तो मकान मालिक का घर है। अरे मैं तो भूल ही गई कि मैं किस काम आई थी। ये लीजिए इस महीने का किराया। इतना कहकर वो पैसे निशा के आगे रखी टेबल पर रख देती है और ये सब देखकर वो पड़ोसनी हैरान हो जाती है। तभी इशिका बोलती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ। है ना कि गैस पर कुछ चढ़ा कर आई हूँ, आप लोग आइएगा जरूर। हाँ, ये क्या था निशा, तेरी बहू किराएदार कब बन गई? और कामिनी को ये बात पता है क्या? ओह, ये तो होना ही था। निशा ने इशिका को कभी दिल से अपनी बहू माना ही नहीं था। अच्छा हुआ कि इशिका ने समझदारी दिखाई और वो घर छोड़कर नहीं गई, वरना निशा तो अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए भी तरस जाती। तुम दोनों का हो गया हो तो निकलो यहाँ से। उसके इतना कहते ही दोनों पड़ोसनी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और उनकी बातें निशा के कानों में गूंजती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और वो अपने बेटे बहू को आते जाते तो देखा करती थी, लेकिन उनसे कभी बात नहीं किया करती थी। एक दिन कामिनी निशा के घर आती है और उसे बोलती है, इशिका, बेटा इशिका। आइए बहन जी, बैठिए ना। ना भाई साहब, मैं आप लोगों से नहीं, आपकी किराएदार बहू से मिलने आई हूँ। माँ, आप क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आज तेरा जन्मदिन था तो घर में कुछ मीठा बनाया था, वही देने आई थी। बहू, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुमने बताया नहीं? क्यों, आप लोग किराएदारों का भी जन्मदिन मनाते हो क्या? नहीं ना, तो आपको बताकर क्या ही करती। ये सब सुनकर निशा से चुप नहीं रहा जाता और वो बोलती, और कामिनी की दुश्मनी के चलते मैं तुझे हमेशा सुनाती रही, तुझसे प्यार से बात नहीं की, लेकिन तू इस घर से जाने की जगह यहाँ किराएदार बन के रही ताकि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहे। मुझे माफ कर दे बहू। अरे बस सासू माँ, आप मुझे डांटती हुई ही अच्छी लगती है, माफी मांगते हुए नहीं। इतना कहकर वो अपनी सास के गले लग जाती है और इशिका अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।